और आपका स्वागत। मेरा नाम है डॉक्टर R.K. वर्मा। मेरा मुख्य पेशा है सर्जरी, लेकिन सर्जरी करते करते मैंने एक समानता देखी सर्जरी और सत्य में। सर्जरी एंड ट्रुथ, दे आर द सेम, बोथ हर्ट बट बोथ क्यूर्स। सर्जरी करने से भी कष्ट होता है और सत्य सुनने से भी कष्ट होता है। ये सोच करके एक सत्य की खोज में निकले और इस खोज में मैंने एक वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी की संस्था बनाई। इसमें हमारे साथ हमारे हैप्पीनेस गार्जियन श्री वीरेंद्र अरोड़ा जी हैं, श्री अमार सिन्हा जी हैं, श्री सत्य प्रकाश जी हैं, और इसमें तमाम मोटिवेटर्स हैं, सैकड़ों की संख्या। यहाँ चूंकि हम 4 लोग आए तो इन 4 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो ये विशेषताएं बताई सर ने भी, ये विशेषताएं हर 6-6 महीने पे इसलिए जुड़ती हैं कि मेरा मानना है कि यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट हो गए, अगर अपनी उन्नति से संतुष्ट हो गए, तो वहां पे आप स्टैग्नेट करते हैं। और अभी मैं ठीक इसकी उल्टी बात कहने का। इसकी उल्टी बात यह है कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है। हैप्पीनेस का मतलब संतुष्टि है। तो यहाँ हैप्पीनेस के रिलेशन में संतुष्टि के दूसरे मायने हैं, और अपनी उन्नति, जो कि आध्यात्मिक उन्नति हो या सांसारिक उन्नति हो, उसमें संतुष्टि के मायने दूसरे होते हैं। जो समाज खुश होता है वही समाज सफल होता है। जिस समाज में खुशहाली नहीं होती है वो समाज हिंसक है। उस समाज में तनाव होते हैं, वो समाज दुखी है। खुशी की जो सही परिभाषा है वो ये है कि अपने अंदर संतुष्टि का वो भाव हो कि हमें लगे कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है हम धन्य हैं। ऐसी फीलिंग वाले लोग बहुत कम हैं। मैं जो बताने आपको जा रहा हूं अपनी स्लाइड्स के जरिए, उसमें कुछ इन्हीं बातों पे परिचर्चा है। बहुत डिटेल में बताना संभव नहीं है। बाद में अगर डॉक्टर गुप्ता ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं एक एक करके जब विस्तार से बताऊंगा, तो यकीन मानिए कि जो एंटी एजिंग की बात करी, चूंकि यहाँ पे काफी वरिष्ठ नागरिक हैं, एंटी एजिंग में मेरा दावा है कि 20 साल तो उम्र ऐसे ही कम हो जाती है। 20 साल की उम्र तो ऐसे ही आपकी कम हो जाएगी। और जो हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी में एम है, वो एम है, हम 3 चीजों पे काम करते हैं। एक आध्यात्मिक स्तर होता है, एक स्वास्थ्य का स्तर होता है, एक पावर ऑफ थॉट्स। इन 3 विद्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो जीवन परिपूर्ण होता है। तो मैं शुरू करता हूं आज की स्लाइड प्रेजेंटेशन से। इसको बड़े गौर से आप सुनिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी वेलकम्स यू इन द वर्कशॉप ऑन हैप्पीनेस, ह्यूमन मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ये 3 एम बड़े इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन मैनेजमेंट, आगे आपको बताएंगे हम कि ह्यूमन मैनेजमेंट कितना डिफिकल्ट होता है, जिसके कारण हम सब लोग तनावग्रस्त होते हैं। हर व्यक्ति चाहे जिस लेवल पे, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बनी। अगर उसको कोप अप नहीं कर पाता है तो एक नई कंडीशन बन जाती है, वो है डिप्रेशन। और डिप्रेशन में जाने के बाद जनरली वो लिफ्ट नहीं हो पाता। दूसरा है पॉइंट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के बारे में मैंने बताया, अभी आगे बताऊंगा। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, जो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं वो स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस नहीं। एक स्पिरिचुअलिज्म रिलीजियस स्पिरिचुअलिज्म, एक स्पिरिचुअलिज्म साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। हमारे ज्यादातर वाक्यों में आपको साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म नजर आएगा। रिलीजियस स्पिरिचुअलिज्म को हमने कन्वर्ट किया है डिवाइनिटी, उसके बारे में
थोड़ा सा एक परिचय आपको देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रश्न उठता है, व्हाट इज हैप्पीनेस? साउंड। हैप्पीनेस इज नॉट ए जोक। अक्सर जब मैं बात करता हूं खुशी की, तो लोग कहते हैं कि ये कोई चुटकुला होगा, लाफ्टर होगा, या कोई इंजॉयमेंट होगा। इट इज नॉट ए जोक, इट इज नॉट ए लाफ्टर, इट इज नॉट ए इंजॉयमेंट। देन व्हाट इज द हैप्पीनेस? इट इज द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स कि आप अपनी जैवीय कंडीशंस में अपने को संतुष्ट पाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंटमेंट। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ सैचुरेशन। जो मैंने अभी बोला कि आपके मन में यह आए कि 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में अगर मानव जाति का विकास हुआ है, तो हम में से ज्यादातर लोग तनाव में हैं। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गई कि हम तनावग्रस्त नहीं है, बड़ा अच्छा हुआ ईश्वर ने हमें मनुष्य रूप दिया। ये फीलिंग अगर आ जाती है, दिस इज नोन एज रियल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। इसमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि सक्सेस और हैप्पीनेस का रिलेशन क्या है। अक्सर कभी कभी सक्सेस मिल जाती है विदाउट हैप्पीनेस। जैसे कि चाइना एक कंट्री है जिसमें बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत अच्छी उनकी जीडीपी है, बहुत अच्छी उनकी टेक्नोलॉजी है, बट पीपल आर नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं। दूसरी तरफ मेरा मानना है कि अगर आप हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड से कोई एफर्ट करते हैं तो आपके लिए सफलता बहुत आसान हो जाती है। एक लाइन और देखिएगा, इवन द मोस्ट पावरफुल पर्सन फील्स वीकर बिफोर ए हैप्पी पर्सन। आपने देखा होगा कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि बड़ा से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी एक खुशहाल व्यक्ति को देख के ईर्ष्या करे। यकीन मानिए, चाहे व्यक्ति जितना पावरफुल हो जाए, लेकिन अगर वो सड़क पे किसी एक बहुत खुश व्यक्ति को देख लेता है तो उसके मन में एक ईर्ष्या जाग होता है और वो ईर्ष्या उसको उस व्यक्ति के सामने कमजोर बना देता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट द मोस्ट पावरफुल पर्सन विल फील वीकर बिफोर a happier person, and if you are a happier person then you are the more powerful person. Next slide please. एक प्रश्न उठता है, why people are miserable? लोग दुखी क्यों? खुशी के बारे में डिस्कस करने से पहले उसको जानना जरूरी है। लोग इसलिए मिजरेबल हैं, इसलिए दुखी हैं क्योंकि लाइफ इज मल्टी डायमेंशनल। ये जीवन बहुआयामी, बहुत सारे आयाम हैं। एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है, एक फाइनेंशियल लाइफ है, एक माइंड है, बहुत सारी चीजों, बच्चे हैं, बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट है। हम लोगों को अपने जीवन में बहुत बढ़िया मैनेजर होना होता है और हम में से ज्यादातर लोग बड़े पुअर मैनेजर हैं। मुझे याद है एक बार मेरे गुरु ने कहा था, ऑल इन योर लाइफ यू हैव टू बिकम इज टू बिकम ए गुड मैनेजर। जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो हर चीज पर ध्यान देकर बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेता है, लेकिन ज्यादातर लोग सारी डायमेंशंस को मैनेज नहीं करते। यहां तक कि जो आध्यात्मिक गुरु भी शिक्षा देते हैं वो भी स्वास्थ्य की शिक्षा नहीं देते, वो भी कई मामलों में पीछे हो जाते हैं। बड़े से बड़े महान और सफल लोगों को मैंने देखा है कि वो सारी डायमेंशंस को बहुत बखूबी मैनेज नहीं करता। दिस इज द कॉज ऑफ मिजरी, नॉट एबल टू मैनेज ऑल द डायमेंशंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो डायमेंशंस है, देयर आर वेरियस डायमेंशंस जो मैं अभी बता रहा था। कुछ एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं। जो एम्स एंड एम्बिशंस
your mind, your money, your personal and public relations, your health and fitness, and divinity. Next slide, please. Next slide. मैं डायमेंशंस पे आने के पहले मैं माइंड को मैंने डायमेंशंस में लिखा है, लेकिन माइंड के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। एक माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीन चीजों में एक बैलेंस की जरूरत होती है। ये कैसे डिफरेंट है? 84 लाख प्रकार के जीव जंतु इस दुनिया में हैं। आपने कभी सोचा कि ईश्वर ने हमको ही सबसे ज्यादा विकसित क्यों? हम में और एक गाय भैंस में या किसी भी एनिमल में कोई डिफरेंस नहीं होता। वही नर्वस सिस्टम होता है, वही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वही यूरिनरी सिस्टम होता है, कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अक्सर नॉन मेडिकल लोग ये भूल कर बैठते हैं कि फलाना जीव जानवर है, हम इंसान हैं। ऐसा नहीं। हमने अपने आप को इंसान समझ लिया है, लेकिन जो जानवरों में सिस्टम है वही हमारे में सिस्टम है। एक चीज और सोचने की है कि 84 लाख प्रकार जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा डेवलप हुआ मनुष्य, लेकिन मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो वो कितना असहाय होता है। मेरे ख्याल से शायद चिड़िया का बच्चा असहाय होता है, और उसके बाद सबसे ज्यादा असहाय मनुष्य का बच्चा होता है। द मोस्ट हेल्पलेस क्रिएचर। सांप और बिच्छू के आपने बच्चे देखे होंगे, वो पैदा होते ही डंग मारने लगते हैं, काटने लगते हैं, इतने कैपेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर जरा सोचिए कि मनुष्य का बच्चा इतना असहाय क्यों? मैं बताता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ईश्वर कंफ्यूज हो। उसने अव्वल तो ये चुना मनुष्य को कि तुम ही सबसे ज्यादा डेवलप होगे, तुम ही ये दुनिया बनाओ। हमने दुनिया बना ली, लेकिन जब जन्म होता है तो जन्म के समय भगवान कंफ्यूज होते हैं कि जन्म के समय हम जानवर हैं कि इंसान। देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ डाउट कि हमारा ह्यूमन फॉर्म तो है, लेकिन हम जानवर से परे मनुष्य हैं अथवा नहीं। मनुष्य बनना होता है एक मनुष्यता की यात्रा के लिए। ज्यादातर लोग उस ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन करते हुए बड़े होते, और बड़े होके वही एनिमल इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए वो मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन ईश्वर का संदेश ये नहीं। ईश्वर ने जब ये दुनिया बनाई, मनुष्य को इतना डेवलप किया, तो वो चाहता है कि मनुष्य एक मनुष्यता की यात्रा करे। यहां सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सबने ये यात्रा की। हम ईश्वर की उस कैटेगरी में आते हैं। कैसे हमने यह यात्रा पूरी की? ये यात्रा पूरी करने के लिए सबसे पहले जो मनुष्य भगवान ने हमें दिमाग दिया, तो उसमें एक पावर ऑफ थॉट है। इस पावर ऑफ थॉट को हमने विकसित करना शुरू किया, और जब उस बच्चे में पावर ऑफ थॉट डेवलप होती है तो उससे एक बड़ी पावर डेवलप होती है, दैट इज द पावर ऑफ कंडक्ट, आचरण की शक्ति। ये आचरण की शक्ति विचारों की शक्ति से भी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा शक्तिशाली है। जब ये दो शक्तियां पार कर लेते हैं तो एक तीसरी शक्ति का उदय होता है, और वो शक्ति होती है चरित्र की शक्ति। विचारों के बाद आचरण, आचरण के बाद चरित्र। ये तीन शक्तियां मिल करके एक और शक्ति को का उदय करती है, और वो शक्ति होती है अनुभवों की शक्ति। आज यहां जितने लोग बैठे हैं, इनके पास ये चारों शक्तियां हैं। ये चारों शक्तियां हम अपने जीवन की पहली इनिंग में
ले लेते हैं। बड़ी आचरण की शक्ति, उससे बड़ी चरित्र की शक्ति और उससे भी बड़ी अनुभवों की शक्ति। लगभग 40-45 साल में हमें ये 4 शक्तियां मिल जाती हैं और तब तक हमारी पहली इनिंग होती है। याद रखिएगा, जीवन में 3 इनिंग होती है। पहली इनिंग तो हो गई 40-45 तक जब ये 4 शक्तियां लेते हैं। दूसरी इनिंग जिसमें हम में से ज्यादातर लोग हैं 40-45 के बाद, उस इनिंग को हम लोग वेस्ट करते हैं। उस इनिंग में ना तो हम कोई उद्देश्य रखते हैं, ना ही उन अनुभवों की शक्ति का इस्तेमाल होता है। हम मिजरेबल होते हैं, हम उन चीजों में अपने को मशगूल कर देते हैं जिसमें हम समय को जाया करते हैं। जैसे सेकंड इनिंग में हमें देश और समाज के लिए काम करना चाहिए, वो हम नहीं करते, तो ये सेकंड इनिंग हम वेस्ट करते हैं। पहली इनिंग की मेहनत सेकंड इनिंग में काम आती है। पहली इनिंग में अगर मेहनत कम की या सेकंड इनिंग में विचार नहीं किया तो सेकंड इनिंग हमारी बेकार हो गई। नेचुरली हमारी बॉडी में जंग लगती है। हमारी बॉडी में जंग लगते ही हमारे सिस्टम्स वीक होने लगते हैं, हम बुढ़ापे की ओर आने लगते हैं। और ये बुढ़ापा केवल शरीर का ही नहीं होता, हमारे मन का भी होता है। हम बेकार की बातों में अपना जीवन कर, हम अपने को मान लेते हैं कि अब हमारा वक्त आ गया है या हमारी बॉडी अब एनर्जी है नहीं। हम अपने आप अपने माइंड को कमांड दे देते हैं। तो ये रिलेशन समझने की बहुत जरूरत है। तीसरी इनिंग के बारे में और बताऊं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग होती है। तीसरी इनिंग क्या होती है? तीसरी इनिंग होती है मृत्यु के बाद। आज ना जाने कितने महापुरुष जीवित हैं। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, जितने महापुरुष हैं वो आज जीवित हैं। तो ये जो थर्ड इनिंग के ऊपर जो काम करना चाहिए, ये मनुष्यता या देवतुल्य होने की यात्रा है। इस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। जिन लोगों का ध्यान जाता है वो अपनी मृत्यु के बाद भी अपने विचारों से, अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से जीवित हैं। तो ये माइंड को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, बाय पावर ऑफ थॉट्स, बाय पावर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्सपीरियंस, और उसको उपयोग में लाना। खुश रहने का पहला सूत्र माइंड के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बताया, डिटेल बहुत है, बाद में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक ये आयाम है अबाउट मनी, धन। मैं जहां भी जाता हूं इस पर तरह तरह के प्रश्न लोग पूछते हैं। एक प्रश्न है, इज मनी रिक्वायर्ड फॉर हैप्पीनेस? द आंसर इज यस। Next question is money responsible for miseries? The answer is yes. ताज्जुब की बात है, पहले प्रश्न का भी उत्तर यस है, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर यस है। इसके बारे में जिसने जान लिया उसने खुशी का बहुत बड़ा सूत्र तलाशा। धन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बहुत जरूरी है, बिना अर्थ सब व्यर्थ। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि धन दुखों का कारण है। आई बेग टू डिफर। धन कभी भी दुखों का कारण नहीं होता है, लेकिन देयर इज अ बिग बट। अगर धन को मूलभूत आवश्यकताओं, शिक्षा, परोपकार और विचारधारा के विकास के लिए धन का प्रयोग होता है तो वो धन खुशी का परिचायक है। ऐसा धन आपको इतनी खुशी और आनंद देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो धन आपकी और समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए, शिक्षा के विस्तार के लिए होना चाहिए, अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रगति के लिए, बेहतरी करने के लिए होना चाहिए, समाज पे एक छाप छोड़ने के लिए होना चाहिए, अपनी तीनों इनिंग बेटर करने के लिए होना चाहिए। यहां तक तो बहुत बढ़िया, यहां तक धन का उपयोग बहुत बढ़िया है। लेकिन ये एम्स बहुत कम लोगों के दिमाग में। दूसरा एम धन को लेकर है विलासिता। विलासिता का मतलब वो मत समझिएगा जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, मैं उस विलासिता की बात नहीं करता। अगर धन का उपयोग, जब हर व्यक्ति जब धन कमाता है तो पहले उसके दिमाग में
आवश्यकता ही रहती है कि मुझे आवश्यकता के लिए धन कमाना, लेकिन जैसे ही आवश्यकता पूरी होती है तो शुरू होता है दूसरा खेल, वो होता है विलासिता। ये विलासिता खाने पीने को भी लेकर है, ये विलासिता जरूरत से ज्यादा लग्जरीज के लिए भी है, ये विलासिता जरूरत से ज्यादा वस्त्रों के लिए भी है। अब देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन वही रोटी अगर आप 5 स्टार होटल में खाते हैं तो वो विलासिता है, वही कपड़ा अगर आप बहुत महंगा पहनते हैं तो वो विलासिता है, और वही रहने की जगह आपको 10 बाई 10 की जगह चाहिए। अगर वही जगह एक हवस के लिए कि बड़े बड़े एक मकान है तो दूसरा है तो तीसरा, तो वो हवस है। हवस के कई प्रकार हैं। आप अपने बच्चों को रोज पिज्जा खिला रहे हैं, ये हवस, वो कैसे दुख देता है। आप उस बच्चे की हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, उसको आलसी भी कर रहे हैं, उसको अहंकारी भी कर रहे हैं। ये जानते नहीं है ज्यादातर माँ बाप कि अगर आप वो धन अपने बच्चे की विलासिता पे खर्च कर रहे हैं, वो भी आगे चल के दुखों का कारण। ये जीवन एक खेती होती है, जैसे जैसे आप बीज बोते जाएंगे वैसे वैसे फसल आती जाएगी। ज्यादातर लोग सेकंड इनिंग में क्यों दुखी होते हैं? वो दुखी सिर्फ इसलिए होते हैं कि जो फर्स्ट इनिंग की जो बीज बोए हैं उनकी खेती सामने नजर आती है। अगर आप बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, उनको विलासिता करवाते हैं, या अपने माइंड को गलत कमांड देते हैं, अपनी पत्नी या पति को गलत कमांड देते हैं, आप हर वक्त मनोरंजन करते हैं, वो भी विलासिता है। आप हर वक्त घूमते फिरते हैं, विलासिता है। तो विलासिता का मतलब ये ना समझिएगा जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नहीं। धन को लेके ये बैलेंस माइंड में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। धन के बारे में फिलहाल अभी मैं इतना ही बताता हूँ। एक चीज और आई फॉरगेट, एक और रोग होता है धन को लेकर जो ज्यादातर सीनियर सिटीजन में होता है, धन को संचय करने की बीमारी। पूरे देश में अरबों खरबों रुपया बैंक में जमा है सीनियर सिटीजन, काफी लोगों को। ये बीमारी ऐसी होती है कि एक बार लग जाए आदमी ना तो अच्छे कपड़े पहनेगा। अगर मैं किसी सीनियर सिटीजन को एडवाइस करूं कि सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए एक 7,000 रुपए का जूता खरीद लो, तो वो सीनियर सिटीजन जिसके बैंक बैलेंस में लाखों होते हैं, जिसके 2-2, 3-3 मकान होते हैं, वो अपनी इनएबिलिटी मुझे दिखाता है, कहता है ये तो बहुत महंगा है, मैं खरीद नहीं सकता। सवेरे वो जाता है मॉर्निंग वॉक पे, अपने लड़के और बहुओं की बुराई करता रहता है कि वो लोग कैसे हमें परेशान कर रहे हैं, बहू ऐसा कर रही है, लड़का ऐसा कर रहा है, अपने को मिजरेबल बनाए रहता है। और उसके बाद वो उन्हीं के लिए सब कुछ छोड़ देता है। उसके बाद जब उनको वो पैसा मुफ्त में मिलता है, वो उस पैसे की कदर नहीं जानते, तो वो क्या करते हैं, वो फिर विलासिता में उड़ाते हैं। उनके लिए भी दुख देके गए और खुद अपने लिए भी दुख किया। तो इस बीमारी से भी बचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो धन के बारे में इन 3 पॉइंट्स को नोट करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, ये 3 डायमेंशंस, मैंने जो 2 बातें कही, माइंड और मनी, वो तो हमेशा सिस्टम में रहनी चाहिए। अब ये 3 डायमेंशंस हैं। नंबर 1 हेल्थ। मैं हेल्थ नहीं कहता हूं, मैं स्वास्थ्य नहीं कहता हूं। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य एक बड़ा एक आम तौर का वर्ड हो गया है कि स्वास्थ्य ठीक रखो, स्वास्थ्य अच्छा रखो। स्वास्थ्य एक ऐसा सिग्नल देता है कि अगर हमारे शरीर में बीमारी नहीं तो हम स्वस्थ हैं, जबकि स्वास्थ्य की यह परिभाषा नहीं। गुड हेल्थ का यह मतलब कतई नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। इसीलिए मैं स्वास्थ्य या हेल्थ की बजाय बॉडी कहता हूं। मैं अपने व्याख्यानों में हमेशा बॉडी के बारे में डिस्क्राइब करूंगा फ्यूचर में। दूसरा है एम्स एंड सक्सेस इन लाइफ। ये डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा डायमेंशन है पब्लिक रिलेशन, हाउ वी बिहेव इन पब्लिक। हम लोग का वजूद एक दूसरे
के रिलेशन, अकेले हम कुछ भी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये हेल्थ या बॉडी, एक अच्छी बॉडी के 3 एम्स होते हैं, 3 उद्देश्य हमेशा याद रखें। एक उद्देश्य होता है एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर। इस देश में एक बात कही जाती रही है एक जमाने से कि आत्मा अमर है, शरीर एक चोला। ये बात तो ठीक है कि आत्मा अमर है, लेकिन शरीर एक चोला है, इससे गलत बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। शायद इसी लाइन की वजह से हमारे देश में मेरा मानना है कि हजारों साल से गुलामी। अगर आपका शरीर पावरफुल नहीं है तो आप बड़ी जल्दी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। ये गुलामी किसी विदेशी की हो सकती है, ये गुलामी आर्थिक गुलामी हो सकती है, ये गुलामी आप अपने घर में हैं, उम्र में सबसे बड़े हैं, आप अपने घर के सदस्यों को गुलाम हो सकते हैं। और ये गुलामी डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। हमारे समाज में और हमारे देश में स्ट्रेंथ यानी पावर के ऊपर कोई एम्फेसिस नहीं। सब मान के चलते हैं कि बच्चा है तो वो उछलेगा, जवान है तो कहीं काम करने जाएगा, थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो ठहराव आ जाना चाहिए, कहीं पे बैठ जाए, थोड़ी सी ओल्ड एज हो गई डॉक्टर के पास चले जाओ, ब्लड प्रेशर की दवा खाओ, कोने में बैठे रहो। नो वे। कमजोर शरीर से तो आप ईश्वर को भी नहीं पा सकते, कमजोर शरीर से हिमालय पर भी नहीं चढ़ सकते। पहला एम होना चाहिए अच्छी हेल्थ, अच्छी बॉडी का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दी पावर, बॉडीली पावर एंड दी मेंटल पावर। बगैर पावर के कुछ नहीं हो सकता। दूसरा एम है अट्रैक्शन। इसके ऊपर भी भारतीय समाज ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। हम में से ज्यादातर लोग ना अपनी पोशाकों पे ध्यान देते हैं, ना अपने लुक्स पे ध्यान देते हैं। सुंदरता लास्ट क्राइटेरिया है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने लुक्स का बहुत ध्यान रखते थे। गांधी जी उनसे मिलने गए, रात का 9 बजा था। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कहा कि बाहर टहल लेते हैं। उन्होंने कहा 10 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी अंदर जाके अपनी केश सज्जा करने लगे, कपड़े पहनने लगे, मुंह धोने लगे। गांधी जी को लगा कि बहुत देर हो गई, रविन्द्रनाथ टैगोर लौट के नहीं आए। उन्होंने झांक के देखा, तो जब देखा तो वो लौट के आए, तो उन्होंने कहा भाई इस उम्र में आप इतनी देर से सज धज रहे हैं, ये क्या तरीका है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा मैं बाहर अगर टहलूंगा और लोग मुझे देखेंगे कि मैं देखने में अच्छा नहीं हूं, मेरे केश अच्छे नहीं हैं, मेरे वस्त्र अच्छे नहीं हैं, मैं ठीक से ऊर्जावान होकर चल नहीं रहा हूं, तो ये एक किस्म की हिंसा है, वायलेंस। अब इसको समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि साहब अगर सुंदर नहीं है तो क्या नॉन वायलेंट है? बिल्कुल सही बात है। तो गांधी जी को उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लुक्स का बहुत ध्यान रखते थे। ज्यादातर लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आपने देखा होगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं देखता हूं कि अक्सर वो देखने में चित्त विचित्र से होते हैं, ठीक नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर की जब मृत्यु हुई तो जिन लोगों ने, सीनियर सिटीजन ने देखा होगा उनकी बॉडी, तो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसको सराह रहे कि मरते वक्त भी कितने सुंदर लग रहे। ये जो अट्रैक्शन है, ब्यूटी है, अगर नहीं होगी तो एक निम्न कोटि के समाज का निर्माण होगा। आपने देखा होगा कि एक बड़ा अट्रैक्टिव सा अंग्रेज आ जाए किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो वो कुछ लोग जाके उससे टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने लगते हैं, अपने आप को इंफीरियर बना देते हैं। उससे क्यों बना देते हैं?
क्योंकि उनको अंदर माइंड को कमांड